अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। पाकिस्तान के 14वें सदर आसिफ अली जरदारी साहब मुंतखब हो गए और उन्होंने 411 वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबिल महमूद खान अचकजई 181 वोट हासिल कर सके। नए सदर मुमलिकत जो है वो सियासत के अंदर मुफाहमत की अलामत समझे जाते हैं और कहा जाता है कि वो पाकिस्तान की सियासत में अगर कोई मुफाहमती अमल को आगे बढ़ाना हो तो टास्क जरदारी साहब को दे दिया जाना चाहिए। अगरचे उनके पुराने इत्तेहादी और PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब मुफाहमत नहीं बल्कि मुफादात की सियासत के बादशाह उनको कहते हैं, लेकिन क्या जो पाकिस्तान का ये मौजूदा इस वक्त सियासी सेटअप है जिसकी इलेक्शन के ऊपर हज़ार सवाल खड़े हैं और क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान के अंदर भी बाहर भी इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान मौजूद है, ऐसे हालात में ऐवान सदर क्या मुफाहमती सरगर्मियों का मरकज़ बनेगा और क्या पाकिस्तान में ये मुफाहमत की सियासत को दोबारा से शुरू करके आगे बढ़ाया जा सकेगा या हालात यूं के तू रहेंगे जैसे पिछले 2 सालों से थे। ये एक बुनियादी सवाल है जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर अब्दुल बासित साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सफारतकार रहे हैं, हमारे साथ प्रोग्राम भी यहाँ पे ABN में टीम का हिस्सा है, एक डिसाइफर प्रोग्राम भी करते हैं और इनके साथ साथ उमर दराज गोंदल साहब हमारे ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के, वो भी हमारे साथ हैं और ईसा नकवी भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे सीनियर एंकर हैं। तो इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बातचीत करेंगे। बासित साहब आपकी तरफ मैं आ जाता हूं कि एक तो पहले ये बताइएगा, सारा इलेक्शन प्रोसेस हो गया, हम इलेक्शन ट्रांसमिशन में भी ये बात किया करते थे कि जो सेटअप बनेगा उसके बाद पाकिस्तान ये सियासी माशी जो चैलेंजेस है उससे निकलेगा नहीं निकलेगा। अब इलेक्शन हो गया, जितने सवालात इसके ऊपर खड़े हुए हैं और इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 45 भी वेबसाइट के ऊपर आ गया और वो बजाते खुद एक पिंडोरा बॉक्स खुला है। इसके बाद अब आप हुकूमत साजी का अमल भी आलमोस्ट आज मुकम्मल हो चुका, सदर साहब का हलफ उठा के हमारे सदर में आ जाएंगे, तो अब आप आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान कैसे देख रहे हैं इन सारे हालात में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब। देखिए, ये सवालात तो रहेंगे और पाकिस्तान की तारीख की बदकिस्मत ये है कि हर इलेक्शन के बाद इस किस्म के सवालात आते ही रहे हैं, चाहे वो 2013 का इंतखाबात हों, 2018 के हों और अब 2024 के। लेकिन इस बार कुछ कदरे ज़्यादा है, मामलात बिल्कुल सामने आ रहे हैं, शवाहिद के साथ सामने आ रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया, जहाँ तक कि हुकूमत की क्रेडिबिलिटी का ताल्लुक है, अंदरूनी तौर पे तो वो रहेगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसका बाहर की हुकूमतों पे कुछ खास फर्क पड़ने वाला है। और जो IMF का भी रिस्पॉन्स भी आया वो भी आपने देखा है, जो इमरान खान के खत के हवाले से था। तो बाहर की दुनिया तो पाकिस्तान के साथ इंगेज करेगी। अलग बात है कि डायस्पोरा जो पाकिस्तानी है उसमें चूंकि PTI की खास और वहाँ पे एक सपोर्ट है, तो मुमकिन है कि हमारी जो सफारत हैं उनको उनके लिए काम करना भारत कुछ कदर मुश्किल होगा। पाकिस्तान के अंदर हालात का जहाँ तक ताल्लुक है, जब आसिफ जरदारी साहब 2008 में सदर बन के आए थे उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे और आज 2024 में मुख्तलिफ हैं। उस वक्त उनकी अपनी हुकूमत थी, अपना ही वज़ीर आज़म था और मैं चूँकि खुद उस ज़माने में वज़ारत ख़ारजा का तर्जुमान था तो मैं बहुत करीब से मैंने इनको देखा काम करते हुए। इस तरह प्रेसिडेंसी में सारी एक्टिविटी हुआ करती थी बुनियादी तौर पर, और वो एक लिहाज से सारा जितना भी काम होता था वो प्रेसिडेंसी से ही हुआ करता था। अब चूंकि कोalition गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं और सदर साहब आसिफ जरदारी हैं, मुफाहमत की सियासत अपनी जगह पे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इन दोनों की जो है नजरें वो 2032 पे होंगी, क्योंकि जरदारी साहब तो चाहेंगे कि जिस तरीके से 2032 में बिलावल प्राइम मिनिस्टर बन जाएं और शायद शहबाज शरीफ साहब, मैं ये तो नहीं कहता कि हमजा के बारे में सोचेंगे, लेकिन जरूरत तो यही है कि वो मरियम नवाज शरीफ साहब को प्रमोट करेंगे किसी न किसी तरीके से। तो यहाँ तक तो मफाहमत की बात है, ये चलता रहेगा मामला। मतलब इसमें ऑब्वियसली दूसरे स्टेक होल्डर्स भी हैं, वो भी इनको चलाएंगे किसी न किसी सूरत में। इंतखाब बुनियादी तौर पर मफादात की सियासत ही है। मैं नहीं समझता कि जरदारी साहब जो है, क्योंकि सदारत जो है वफाक की अलामत है, तो क्योंकि ये पॉलिटिशियन है टू द कोर, तो इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि चीज़ों को एक लिहाज से फरीक बने बगैर चीज़ों को देखने की जो सलाहियत होती है, मेरे ख्याल में शायद बहुत मुश्किल हो। तो कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ साहब को भी या हुकूमत जो मुस्लिम लीग की है उनको भी प्रॉब्लम्स होंगे।
कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि शायद चीजें ठीक तरीके से चल पड़े। लेकिन बहरहाल दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स पॉलिटिकल हैं, और वो शायद कहीं ना कहीं बीच में से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स कभी ना कभी पैदा हों। लेकिन क्योंकि तारी साहब को मालूम है कि उनके इंटरेस्ट में भी यही है, और चूंकि उन्होंने सदर रहना है 5 साल के लिए, हुकूमत तो फिर भी तब्दील हो सकती है, और किसी मौके पे अगर प्रेशर बहुत बिल्ड हुए तो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का भी कहा जा सकता है शहबाज शरीफ को कि आप लें, बट वो एक एक्सट्रीम सिचुएशन है, उस वक्त तक शायद बात ना पहुंचे। मेरा अपना ख्याल है कि अगर पीटीआई की जानिब से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ना हुई तो ये 5 साल सही निकल जाएंगे। आपका ख्याल है कि रेजिस्टेंस नहीं होगी, या क्योंकि केपी और बलूचिस्तान में हम देखें तो ये एक गठजोड़ हमें नज़र आ रहा है पॉलिटिकली। चकजई साहब को प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाना, कौम परस्त जमातें, बलोच जमातें जितनी भी हैं वो भी एहतजाज के लिए तैयार हैं, JUI तैयार है। केपी में गवर्नमेंट इनकी अपनी है PTI की, तो वो तो तमाम मशीनरी को इस्तेमाल करेंगे प्रेशर बढ़ाने के लिए वफाक के ऊपर, और GDA सिंध के अंदर JUI वहाँ से क्रिएट कर रही है प्रॉब्लम और प्रेशर। तो इंटरनली ये सारी चीज़ें जो है कि आप समझते हैं कि स्मूथली हुकूमत को चलने देंगे, या बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद ये हुकूमत भी 6 महीने साल की मेहमान है, इससे ज़्यादा नहीं है? जी हाँ, कुछ लोगों का ख्याल ही है कि मैक्सिमम 2 साल इस हुकूमत को लोग दे रहे हैं। लेकिन देखिए, जब तक इमरान खान कैद में है ना, पाबंद सलासल हैं, मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ में वो जान पड़ सकती है मज़ामत की। जहां तक JUI का ताल्लुक है, मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त ऑब्वियसली नाराज हैं, क्योंकि वो खुद भी सदारत के शायद उम्मीदवार थे, या कुछ उनकी और भी डिमांड थी, और उनको भी एक लिहाज से रिगिंग के हवाले से बहुत शिकायत हैं, खास तौर पे KP में। तो JUI, लेकिन फजल रहमान साहब की जो मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब के साथ, वो इस बात का भी इंदिया देता है कि बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ मौलाना साहब के साथ डिस्कस हो रहा होगा, ताकि वो उस मुजामत की जो एक लिहाज से PTI कोशिश कर रही है कि कैसा अलायंस बन जाए रेजिस्टेंस का, शायद मौलाना साहब को उससे दूर रखें। और अगर मौलाना साहब उससे दूर हो गए तो फिर मैं नहीं समझता कि GDA या फिर PTI के पास कोई, जब तक इमरान खान बाहर नहीं आते उस वक्त तक बहुत मुश्किल लगता है। और अगर ये इकोनॉमिकली को डिलीवर कर लेते हैं, पहले 3-6 माह में, अब रमजान का महीना भी आ रहा है, उसमें कुछ डिलीवर कर लेते हैं, कुछ इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ सब्सटैंटिव चीजें दे देते हैं, तो फिर शायद एक लिहाज से लोग कहें कि जी अब आगे बढ़िए, अब इसमें पाकिस्तान को क्राइसिस की सिचुएशन, अब फिर हम 5 साल क्यों उन चीजों में गुजारें, तो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। तो ये मुमकिन है, अब थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी मुल्क में आती है तो फिर लोग, अवाम उन्नास भी यही सोचती है कि अब ठीक है ये काम करेंगे, आगे बढ़िए, पीछे क्या देखना है। लेकिन मच डिपेंड्स कि इमरान खान का क्या फेट होता है, उसके साथ किस तरह डील करते हैं उनके साथ, आया उनको छोड़ते हैं या बेल पे वापस आते हैं, जेल में रहते हैं। तो जब तक वो जेल में है, मुझे नहीं लगता कि बाकी जो PTI की क़यादत जिस वक्त बाहर है उसमें इतनी एनर्जी है या इतनी एक विजन है, या कि वो PTI की अगर मूवमेंट चलती है रेजिस्टेंस को उसको किसी हद तक लेकर जा सके आगे। क्योंकि बहुत मामला अब 9 मई के बाद खास तौर पे हालात उस तरह नहीं रहे जिस तरह के PTI के लोग शायद चाहते हों। अब जमीनी हकाइक भी बदल गए हैं, और मैं समझता हूँ कि अब ये जो हुकूमत है, अगर अगले आने वाले 3-4 माह में कुछ डिलीवर कर दिया तो चीजें ठीक रास्ते पे चल पड़े। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। बासित साहब हमारे से बातचीत कर रहे थे। उमर, आपकी तरफ मैं आता हूँ। एक बुनियादी सवाल जो है कि बड़ा इंटरेस्टिंग से एक सिचुएशन बनी है कि महमूद खान अचकज़ई जो है कि वो बलूचिस्तान से तल्लुक़ रखते हैं, और वहाँ बलूचिस्तान असम्बली से एक वोट नहीं मिला उनको, और जिसको पंजाब को हमेशा हमारे चाहे वो पख्तून या बलोच जो कौम परस्त जमातें इवन सिंध के अंदर भी पंजाब को बड़ा टारगेट करती रही हैं हमेशा से, लेकिन पंजाब के अंदर से पूरे 100 वोट मिले हैं इनको। तो ये सारा इस मामले को कैसे देख रहे हैं आप? ये बड़ा ही दिलचस्प पहलू है, और बड़ा आपने दिलचस्प नुक्ता उठाया है कि पंजाब में अचकज़ई साहब जो उनकी स्टैंडिंग है, जो उनका तारुफ है, वो हम सब जानते हैं, और इसी वजह से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उनको अपना उम्मीदवार भी चुना था। जाहिर है एक मैसेजिंग थी, एक क्लियर सिग्नल था कि वो क्यों उनको उम्मीदवार चुन रहे हैं। और फिर पंजाब में कोई एक वोट भी तहरीक इंसाफ का कम नहीं हुआ। मैं उसकी मिसाल यूं देना चाहता हूं कि आप देखिए 103 वोट पड़े थे उनको उस दिन, जहां पे आप कहते हैं कि कायदे-ए-अवान का इंतखाब होना था, और इसी तरह से उनके आज 100 वोट पूरे थे उस लिहाज से।
दूसरी जानब अगर आप देखेंगे तो मरियम नवाज को 250 वोट पड़े थे, लेकिन आज 246 है, 4 वोट वो है। अगर मुस्तरद वाली अगर आप मिला लें सारा कुछ तो तकरीबन कमोबेश वही है, जिसका मतलब है पंजाब में कोई वोट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का नहीं टूटा, जो उनकी नंबर गेम थी वो पूरी थी। इसी तरह से जो बाकी नताइज भी अब तक हम देखे हैं या जो ऑफिशियल रिजल्ट आ गया है उसके मुताबिक बलूचिस्तान के उम्मीदवार को बलूचिस्तान के अंदर वोट नहीं पड़ा। हमने देखा जब सारी संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट आए थे तो हमने सुना था जी वो बलूचिस्तान की महरूमियां दूर करने के लिए उनको चेयरमैन सेनेट का कैंडिडेट जो है वो नॉमिनेट किया गया। इस बार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वहां से कैंडिडेट दिया और फिर पंजाब से इस बार कोई उम्मीदवार नहीं था, एक सिंध से थे और एक जो है बलूचिस्तान से थे। तो बलूचिस्तान वालों को पंजाब वालों ने वोट दिया है, लेकिन उनको बलूचिस्तान वालों ने नहीं दिया, या क्यों नहीं दिया जाहिर है वो वहीं से पता चल सकता है। तो ये एक सेंटिमेंट है पंजाब के अंदर, हमने 8 फरवरी को भी देखा है। और अगर आप तहरीक इंसाफ के दौर में भी देखेंगे, जो मुस्लिम लीग नून का उस वक्त का नारा था वोट को इज्जत दो, उस दौरान अगर आप देखेंगे तो जितना भी जिमनी इलेक्शन था जो मुस्लिम लीग नून क्लेम भी करती थी उसमें उनको बढ़तरी थी। तो पंजाब में एक सेंटिमेंट तो है, अब उसको कोई एक्नॉलेज करे या ना करे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा, जो मैं बासित साहब से भी पूछ रहा था कि ये जरदारी साहब जो है मुफाहमत की सियासत के गुरु समझे जाते हैं, ये इस वक्त मौजूदा हालात में जरदारी साहब कोई किरदार अदा कर सकते हैं? बैकग्राउंड में लाहौर में भी कुछ दिन क़याम उन्होंने किया, इस्लामाबाद में मुलाकातें करते रहे हैं और उनकी कोशिश रही है। तहरीक इंसाफ को भी कह रहे थे अगर आप आते हैं तो हम आपको वोट देने के लिए तैयार हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो आप समझते हैं कि सियासी कशीदगी को कम करने के लिए जरदारी साहब कुछ रोल प्ले कर सकते हैं या करेंगे? देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर हम सब नजर भी रखे हुए हैं। आज अली हैदर गिलानी से भी ये सवाल इस किस्म के हुए, फिर मरियम अज़मा बुखारी ने जब गुफ्तगू की उनसे भी ये सवाल हुआ। पहले जो कुछ होता रहा तो ये कहते रहे कि हमारा उसमें किरदार नहीं है। अब पंजाब हुकूमत, खासकर पंजाब में कल तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी हुई है। अब कल जो गिरफ्तारियां होंगी या जो कुछ भी होगा उसमें पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक तस्वुर की जाएगी, या फिर आप पंजाब काबीना का हिस्सा होंगे तो जो कुछ होगा उसमें पीपल्स पार्टी भी उतनी ही शराकतदार है। अब इस सारी सूरत हाल में जब एक पॉलिटिकल लीडर जो है वो जेल के अंदर है और फिर पंजाब के अंदर खवातीन जेलों के अंदर है, कारकुनान जेलों के अंदर है, और पीपल्स पार्टी का जब माजी में क्लेम रहा हो कि हमारे दौर में देखें जी कोई सियासी कैदी नहीं रहा, अब जब आपके पॉलिटिकल वर्कर्स नवाज शरीफ के मुकाबले में लड़ने वाली डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में है, हमजा शहबाज के मुकाबले में लड़ने वाली आलिया हमजा जेल में है, और बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझ ये नहीं आ रही, जो अगर आप उनकी गुफ्तगू भी सुने, आया उन्होंने गवर्नमेंट का रोल प्ले करना है तो गवर्नमेंट का रोल प्ले करना है तो फिर ये सारा अपने ऊपर मलबा लेना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि उसमें उनकी मर्जी भी शामिल है और वो बिल्कुल जो कुछ हुकूमत कर रही है वो उनके साथ है। दूसरी जानिब वो ऑपोजिशन वाला और उसूली स्टैंड भी लेना चाहते हैं, वो जमहूरियत पसंदी, इंसानी हुकूक, उसके ऊपर वो लेक्चर्स भी देना चाहते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए अब ये तफरीक मुश्किल हो जाएगी। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ। अभी हम चेरिंग क्रॉस पे आए पंजाब असेंबली से निकल के, तो पीपल्स पार्टी के जाले वहां पे जश्न मना रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी, नारे वारे लग रहे थे। आज कोई दफा 144 नहीं थी, लेकिन कल आपका मुखालिफ या ऑपोजिशन जब करेगी तो फिर 144 ले आते हैं। चले, ऐसे में क्या पीपल्स पार्टी खामोश रहेगी या पीपल्स अपना पार्टी किरदार अदा करेगी और बोलेगी कि ये नहीं होना चाहिए जिसका वो माजी में दावा करते रहे? ईसा नकवी ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया ईसा। जरा आपसे भी लेना चाह रहे हैं कि सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी साहब दूसरी बार सदर मुंतखब हुए और 14वें सदर होंगे पाकिस्तान के। ये जो सारा इस इलेक्शन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है क्रेडिबिलिटी का, और इवन अभी भी जब ये मुंतखब हुए हैं तो इलेक्शन कमीशन के अपने इलामियों में कहा गया है कि 92 जो इलेक्टोरल कॉलेज की सीट्स हैं वो अभी वेकेंट हैं, वो खाली हैं। और फिर ये इलेक्शन हुआ और फिर बहुत से अभी मुमकिन है इलेक्शन ट्रिब्यूनल से फॉर्म 45 के नतीजे में बहुत से और माइनस हों। तो एक तो ये क्रेडिबिलिटी का सवाल इसके ऊपर बहुत बड़ा सा होगा, नंबर 1। और नंबर 2, जरदारी साहब जो मुफाहमत की सियासत के अलमबरदार समझे जाते हैं, तो वो क्या कोई अपना किरदार अदा कर सकेंगे इस सियासी कशीदगी को कम करने में और मामलात को आगे ले जाने में? देखिए, दोनों सवालों को सेपरेटली डील करने की जरूरत है। पहली बात ये कि जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह कहलाते हैं, तो वो कुछ कर सकेंगे या नहीं। ये जो भी करना था मुफाहमत करने की, आपको पॉलिटिकल टेम्परेचर्स को डाउन करना था, एक ऐसा माहौल बनाना था कि जहां पर बकाए बांधने के जो असूल है, म्यूचुअली को एग्जिस्ट करना हमारे जो मुख्तलिफ पार्टीज है, 8 फरवरी से पहले का काम था। अब 8 फरवरी हो चुका है। अब 8 फरवरी के बाद ये तवक्को रखना है कि इस जमात को गिराने के लिए हम सब मिलकर जो कुछ किया और अपनी आंखें बंद रखें, तो अब हम उसको कहेंगे, लेवर करेंगे और कहेंगे कि आप हमारे साथ। मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल काम है।
यानी अगर आप 8 फरवरी से पहले ये सब कुछ कर लेते, आप टेबल पर बैठ जाते, एक मतलब रूल्स ऑफ द गेम सेट कर लेते, इलेक्शन बुलाने से पहले 9 मई के जो वाकयात हैं उस पर जिसकी जो सजा बनती है देने के बाद पार्टियों को रिहा कर देते और एक सिंपल होता और एक में मुकाबला होता, किसी के हाथ मलते ना होते, कुछ पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना होती, इंटरनेट बंद ना होता और फिर जिसकी जितनी सीटें आती उसको उसके मुताबिक वहां हुकूमत बनाने दी जाती। उस सूरत में आगे चलने का रास्ता था और सारे लोग ऑन बोर्ड आ सकते थे। लेकिन 8 फरवरी तक सबके ऊपर बैठे रहना और 8 फरवरी के बाद ये तवक्को रखना कि अब सारे इकट्ठे हो जाएंगे, मिसाल के मुखाबत हो जाएगा, मिसाल के जमहूरियत हो जाएगा, मिसाल के मईशत हो जाएगा, आई थिंक इट इज लेट फॉर दैट। अभी तो ये जो सियासी लड़ाई है पख्तूनख्वा में देखना करने नहीं गए। प्राइम मिनिस्टर को प्रोटोकॉल ये है कि प्राइम मिनिस्टर दौरे के ऊपर आ रहा है सूबे के तो वो रिसीव करेंगे, बल्कि उनको अकम्पनी करेंगे, जो भी उनके साथ जाएंगे, उनको ब्रीफ देंगे। तो ऐसा तो नहीं हुआ और अब गंडा पूछे तो वो ये कहते हैं कि मैं नहीं करूँगा चोरों से, हुकूमत का राब्ता होगा वफाक के साथ ही, ये नहीं होगा। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, सॉरी आप दोबारा अपना वो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो सबसे बड़ा सवालिया निशान है ना, इलेक्शन के ऊपर खुद बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और फिर बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद ये गवर्नमेंट 6 महीने, साल, 1.5 साल चलेगी, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाई जाएंगी जिसमें अपने तमाम पिछले 2 सालों के गैर कानूनी गैर आइनी इकदाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और कुछ मज़ीद शायद अमेंडमेंट 1-2 दरकार हैं वो करके तो फिर इसको चलता कर दिया जाएगा। तो वो आप देख रहे हैं कुछ ऐसी सिचुएशन? वो देखा ऑन ग्राउंड जैसे किसी के जहन में नहीं है ये देखें। और इंटरनेशनली भी क्रेडिबिलिटी जरूर है, लेकिन अगर हमारे पास एहतजाज नहीं हो रहे होते, अदालतों में बहुत ज्यादा मुकदमात नहीं होते और कोई हड़तालें नहीं हो रही होती, प्रोटेस्ट नहीं हो रहे होते, कार्य सरकार चल रहा है और आपकी कमेटियां फंक्शनल है, आपका हर इजलास पोस्टपोन नहीं करना पड़ रहा है किसी एहतजाज की वजह से और हुकूमत जो है वो काम करती हुई नजर आ रही है, तो फिर क्रेडिबिलिटी वाला सवाल सानवी है। इंटरनेशनली भी जब किसी हुकूमत ने आपके साथ डील करना है तो उन्हें इस बात से प्रॉब्लम नहीं है, गर्ज नहीं है कि कौन सा चेहरा है, उनके ये फेवरेट्स नहीं होते, उनको एक अप एंड फंक्शनिंग पार्लियामेंट चाहिए होती है, एक अप एंड फंक्शनिंग हुकूमत चाहिए होती है जिसके साथ वो डील करें। अगर ये वो इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं, एहतजाज का कोई दायरा नहीं बढ़ता, नहीं वसी होता और डेली बेसिस के ऊपर रखने नहीं आते, तो फिर ये क्रेडिबिलिटी का सवाल तो सानवी हो जाएगा। लोकली एक बहुत बड़ा मैटर है कि यहाँ पर अगर आप समझते हैं कि एक जो पार्टी है यानी आप तहरीक इंसाफ के क्लेम को दुरुस्त ना भी माने तो भी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसके तौर पर तो पीटीआई के बैक कैंडिडेट सामने आए हैं। अब आप उनको चाहे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह लें, आप उनको तहरीक इंसाफ कह लें, आप उनको आजाद कह लें, तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जिसके पास सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सपोर्ट बेस है, तो वो लोग तो तस्लीम नहीं करेंगे। तो लोकली क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैटर करता है। और तीसरी बात ये कि अब इनके पास नंबर पूरा हो गया है तरामीम का, तो कुछ होता है ये मामला नहीं है जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, सिर्फ सुईज के बिकने का नहीं है, बहुत कुछ है ऑन द IMF ने जो अब आपके साथ डील करना है उसमें बहुत कुछ करवाना है। उसमें आपके देखें अभी काबीना तश्कील नहीं पाई और वज़ीर आज़म साहब 3-4 मीटिंग कर चुके हो, हर मीटिंग का दुबल ये है कि कौन सी चीज कब कैसे जल्दी बेचनी है। इंटरप्राइजेज ये एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का और सिल्वर अब आप उसको बेचने आए हुए हैं जिसके आप अच्छी डील है ना, फिर आप कैसे करें जो भी निजकारी करनी है। फिर उसके बाद मामला पेंशन का भी है, सरकारी मुलाजमीन की तादाद है, मामला कुछ महकमों को जम करने का खत्म करने का भी है, फिर मामला जो है वो 18वीं के हवाले से भी कुछ चैंग हुई है, बहुत सी चीजें रिवर्स होती है। वो रिवर्स
किस तरीके से होनी है और आपका जो बजट है। ये सारे चैलेंजेस बिल्कुल रहेंगे हुकूमत के लिए भी। आप डिस्टॉर्शन भी थोड़ी सी हो रही है ईसा आपकी आवाज़ में, तो बहुत शुक्रिया आपका ईसा नकवी और उमर दराज गोंदल, आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते तो कुछ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू जो सारे के सारे सदारती इलेक्शन से भी और पाकिस्तान के सियासी निज़ाम से जुड़े उससे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।